हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 9th लेसन 4 अर्थव्यवस्था परिवार की मूलभूत आवश्यकताएं। बच्चों, इससे पहले आपको 2 लेसन हम करा चुके हैं, दूसरा और तीसरा। पहला लेसन आपका कोविड-19 के कारण दिवस से काट दिया गया था। तो 4th लेसन है, इसमें है अर्थव्यवस्था परिवार की मूलभूत आवश्यकताएं। इसमें हम आपको पढ़ाएंगे, पहले इसके बारे में बताएंगे। गृह विज्ञान घर तथा परिवार संबंधी व्यवस्था का अध्ययन है। घर तथा परिवार की व्यवस्था के अनेक पक्ष होते हैं। इन पक्षों में अर्थव्यवस्था सर्वाधिक महत्वपूर्ण पक्ष है। अन्य समस्त पक्षों में गृहिणी एवं परिवारजनों के दक्ष होते हुए भी यदि घर की अर्थव्यवस्था सुचारू न हो तो परिवार की सुख शांति एवं समृद्धि संदिग्ध हो जाती है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए गृह विज्ञान में अर्थव्यवस्था का व्यवस्थित अध्ययन किया जाता है तथा प्रत्येक गृहिणी से यह आशा की जाती है कि वह गृह अर्थव्यवस्था को उत्तम बनाए रखने में योगदान करेंगी। अर्थव्यवस्था के महत्व को प्राचीन भारतीय दर्शन में भी स्वीकार किया गया है। भारतीय दर्शन में व्यक्ति के 4 पुरुषार्थों का उल्लेख किया गया है। इनमें से कर्मशय, धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष कहा गया है। इनमें वर्णित अर्थ का संबंध अर्थव्यवस्था से है। गृहस्थ आश्रम में रहने वाले व्यक्तियों के लिए सर्वाधिक महत्व इसी पुरुषार्थ अर्थात अर्थ का स्वीकार किया गया है। समाज में रहने वालों के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण आश्रम गृहस्थ आश्रम ही है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि व्यक्ति, परिवार तथा समाज के लिए अर्थव्यवस्था का सर्वाधिक महत्व है। तो बच्चों, घर की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए वहाँ की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाना आवश्यक है। जो परिवार की मुख्य आवश्यकताएं हैं, जैसे आमतौर पर रोटी, कपड़ा और मकान, इन आवश्यकताओं को पूरा करना आवश्यक होता है। अर्थव्यवस्था की परिभाषा क्या है? अब आता है अर्थव्यवस्था तथा गृह अर्थव्यवस्था के अर्थ एवं परिभाषा। अर्थव्यवस्था एक विशिष्ट प्रकार की व्यवस्था है जिसका संबंध मुख्य रूप से धन संपत्ति से होता है। धन संपत्ति की योजनाबद्ध व्यवस्था ही अर्थव्यवस्था है। यानी जो हमारे पास धन संपत्ति होती है उसको योजनाबद्ध तरीके से व्यवस्था करना ही अर्थव्यवस्था है। समझ आ गई? अर्थव्यवस्था का वैज्ञानिक एवं व्यापक अध्ययन अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है, जबकि घर तथा परिवार की अर्थव्यवस्था का अध्ययन गृह विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। घर परिवार की अर्थव्यवस्था के सफल संचालन के लिए अर्थशास्त्र के प्रारंभिक सिद्धांतों का समुचित ज्ञान होना अनिवार्य है। इसी संदर्भ में अर्थशास्त्र को गृह विज्ञान के अध्ययन क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए F.R. फेयरचाइल्ड ने अर्थशास्त्र की परिभाषा इन शब्दों में प्रस्तुत की है। ये दार्शनिक हैं, इनकी परिभाषा का विशेष महत्व है। अर्थशास्त्र मनुष्य इनके शब्दों के अनुसार या इनके अनुसार F.R. फेयरचाइल्ड के अनुसार अर्थशास्त्र मनुष्य की आवश्यकताओं और उन साधनों का विज्ञान है जिसमें मनुष्य उन आवश्यकताओं को प्राप्त करता है, वस्तुओं को प्राप्त करता है जो उन्हें संतोष देती है। इस परिभाषा के आधार पर कहा जा सकता है कि अर्थशास्त्र का ज्ञान व्यक्ति की आवश्यकताओं को संतुष्ट करने में सहायक होता है। अर्थशास्त्र के ज्ञान द्वारा लागू की जाने वाली व्यवस्था को ही अर्थव्यवस्था कहा जाता है। अर्थव्यवस्था का अर्थ जान लेने के उपरांत गृह अर्थव्यवस्था का अर्थ स्पष्ट किया जा सकता है। घर परिवार में आय व्यय को अर्थशास्त्र के आधार पर नियोजित करना तथा इसके माध्यम से परिवार को अधिक से अधिक आर्थिक संतोष प्रदान करना ही गृह अर्थव्यवस्था है। फिर है निकिल तथा डार्सी के शब्दों में, परिवार की आय और व्यय पर नियंत्रण होना तथा आय को गृह के सृजनात्मक कार्यों में व्यय करना गृह अर्थव्यवस्था कहते हैं। यानी जो जितनी परिवार की आय है उसके अनुसार व्यय करना, परिवार की जो आय और व्यय उन पर कंट्रोल करना, उन आय के अनुसार ही व्यय करना और साथ ही जो है
घर को सृजनात्मक कार्यों में व्यय करना, आय को जो है, जो घर के जो जरूरी कार्य हैं उसमें ही घर की आय को व्यय करना, यही अर्थव्यवस्था कहलाता है। यानी जो आवश्यक कार्य हैं सबसे पहले उन्हीं पर धन को व्यय करना वास्तव में अर्थव्यवस्था है। इस प्रकार स्पष्ट है कि गृह अर्थव्यवस्था का संबंध परिवार की आर्थिक क्रियाओं से होता है। इस स्थिति में यह जानना भी आवश्यक है कि आर्थिक क्रियाओं से क्या आशय है। आर्थिक क्रियाएं व्यक्ति या परिवार की उन क्रियाओं को कहा जाता है जिनका संबंध धन के उपभोग, उत्पादन, विनिमय अथवा वितरण से होता है। प्रत्येक परिवार में निरंतर रूप से आर्थिक क्रियाएं संपन्न होती हैं। रोटी, कपड़ा और मकान ये व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जो कि मैंने आपको पहले भी बताई हैं। इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए धन अर्थात आय की आवश्यकता होती है। परिवार के प्रमुख या अन्य वरिष्ठ सदस्यों द्वारा धन का उपार्जन किया जाता है तथा इस धन को परिवार के सदस्यों की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए नियोजित ढंग से वितरित किया जाता है तथा कुछ धन भविष्य के लिए संचित भी किया जाता है। ये समस्त क्रियाएं परिवार की आर्थिक क्रियाएं हैं। परिवार द्वारा समाज के साथ भी विनिमय होता है। यह विनिमय भी परिवार की आर्थिक क्रियाओं में सम्मिलित होता है। परिवार में होने वाली समस्त प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष क्रियाएं, आर्थिक क्रियाएं उसके सदस्य की आवश्यकताओं की संतुष्टि में सहायक होता है। यही कारण है कि परिवार के लिए गृह अर्थव्यवस्था विशेष रूप से महत्वपूर्ण होती है। यानी परिवार में जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष आर्थिक क्रियाएं होती हैं उनसे प्रत्येक सदस्य, ये जो हैं प्रत्येक परिवार के जो अन्य सदस्य होते हैं उनको संतुष्ट रखते हैं, इसमें सहायक होते हैं। मतलब प्रत्येक कार्य जो घर में किए जाते हैं ताकि परिवार के प्रत्येक सदस्य को की आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके, जो उनकी आवश्यकताएं हैं उनका ध्यान रखा जाए, यही वास्तव में अर्थव्यवस्था है। यही कारण है कि परिवार के लिए गृह अर्थव्यवस्था विशेष रूप से महत्वपूर्ण होती है। चूँकि परिवार की आवश्यकताएं अनंत है, अतः इन्हें प्राथमिकता के आधार पर क्रमबद्ध कर लेना आवश्यक हो जाता है। इस प्रकार निर्धारित क्रम के अनुसार परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति करने की स्थिति में गृह अर्थव्यवस्था संतुलित बनी रहती है। गृह अर्थव्यवस्था के उत्तम होने के लिए आवश्यक है कि गृह की समस्त आर्थिक क्रियाएं संतुलित हो। उदाहरण के लिए, यदि परिवार की आर्थिक क्रियाएं इस प्रकार की हों कि पारिवारिक आय में से पारिवारिक व्यय कम हो तथा कुछ न कुछ बचत भी होती हो, तो गृह अर्थव्यवस्था उत्तम मानी जाती है। कहने का मतलब ये है कि हम आय में से अगर कुछ धन बचाते हैं तो वो अर्थव्यवस्था जो है उत्तम होती है। इसके विपरीत यदि परिवार की आय की तुलना में व्यय अधिक हो तो उस दशा में परिवार की अर्थव्यवस्था को उत्तम नहीं माना जा सकता। तो अगर बचत नहीं होती है, जितनी हमारी आय है उससे अधिक हम व्यय कर देते हैं, तो वो अर्थव्यवस्था उत्तम नहीं होती है। गृह अर्थव्यवस्था को उत्तम बनाने में गृहिणी का सर्वाधिक योगदान होता है। अतः गृहिणी के लिए आवश्यक है कि उसे गृह अर्थव्यवस्था के कारकों, सिद्धांतों, विशेषताओं आदि का समुचित ज्ञान हो। फिर है गृह अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाले कारक। घर तथा परिवार की सुख शांति तथा समृद्धि के लिए गृह अर्थव्यवस्था का उत्तम होना नितांत आवश्यक है। इसे विभिन्न कारक प्रभावित करते हैं। इन कारकों के अनुकूल होने की स्थिति में गृह अर्थव्यवस्था सुचारू बनी रहती है तथा निहित उद्देश्यों की प्राप्ति सरल हो जाती है। गृह अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाले मुख्य कारकों का संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है। नंबर 1, गृह अर्थव्यवस्था की सुचारू प्रक्रिया। गृह अर्थव्यवस्था की प्रक्रिया का अर्थ है परिवार की संपूर्ण आय को ध्यान में रखते हुए पारिवारिक व्यय की योजना बनाना। इसके अंतर्गत आय तथा व्यय में संतुलन बनाए रखना आवश्यक होता है। इसके लिए पारिवारिक बजट का निर्धारण तथा उसका पालन करना सहायक सिद्ध होता है। आय और व्यय में परस्पर संतुलन रखने से की यह योजना गृह अर्थव्यवस्था को धनात्मक रूप से प्रभावित करती है। यानी आय और व्यय का संतुलन होना बहुत ही आवश्यक है। कहने का अभिप्राय ये है बच्चों कि जितनी हमारी आय है हमें उसके अनुसार ही परिवार में व्यय करना चाहिए,
और प्रयास करना चाहिए कि हम उस आय में से कुछ ना कुछ अवश्य बचाएं। फिर है परिवार के मुखिया की भूमिका। गृह अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाले कारकों में परिवार के मुखिया की महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है, क्योंकि धनोपार्जन का दायित्व किस पर होता है? परिवार के मुखिया पर, और उसकी आय से ही परिवार की अर्थव्यवस्था को आय जो है परिवार की अर्थव्यवस्था को विशेष रूप से प्रभावित करती है। यदि इसके अतिरिक्त परिवार का कोई अन्य सदस्य भी धनोपार्जन करता है तो उसकी आय को भी गृह अर्थव्यवस्था के लिए प्रभावकारी कारक माना जाता है। परिवार के प्रमुख एवं अन्य धनोपार्जन करने वाले सदस्यों का भी दायित्व है कि वे उपार्जित धन को गृह अर्थव्यवस्था के हित में प्रयोग करें। तो जो घर का मुखिया होता है आमतौर पर वही धनोपार्जन करता है। यदि परिवार के अन्य सदस्य भी करते हैं तो उसका ये मुख्य कर्तव्य बन जाता है कि वह भी अपना धन जो है जो उसने धन कमाया है वह घर व्यवस्था के लिए दे। फिर है गृहिणी की कुशलता। गृहिणी को कुशलता भी गृह अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती है। कुशल गृहिणी परिवार की आवश्यकताओं की प्राथमिकता को निर्धारित करके आय के अनुसार व्यय करती है। मितव्ययता अच्छी गृहिणी का आवश्यक गुण है। मितव्ययता बच्चों पहले भी कई बार समझाया है आपको मितव्ययता से अभिप्राय है फिजूल खर्ची को रोकना। कुशल गृहिणी गृह अर्थव्यवस्था के लिए जहां एक ओर बचत का बजट निर्धारित करती है, वहीं दूसरी ओर परिवार की आय में यथासंभव वृद्धि के उपाय भी करती है। यह कार्य वह दो प्रकार से कर सकती है। यदि एक गृहिणी शिक्षित है तो नौकरी या किसी व्यवसाय में संलग्न होकर धन का उपार्जन कर सकती है। तो अन्य परिस्थितियों में वह किसी घरेलू उद्योग धंधों को प्रारंभ करके पारिवारिक आय में वृद्धि कर सकती है। उत्तम गृह व्यवस्था लागू करके भी वह गृह अर्थव्यवस्था को सुधार सकती है। उत्तम गृह व्यवस्था में श्रम, समय व धन की पर्याप्त बचत होती है। इससे गृह अर्थव्यवस्था श्रेष्ठ बनती है। तो एक गृहिणी का इसमें विशेष हाथ होता है कि वह घर की व्यवस्था को किस प्रकार से अच्छे से व्यवस्थित करे। फिर है पारिवारिक व्यय का नियोजन। गृह अर्थव्यवस्था को परिवार की मुख्य रूप से प्रभावित करती है। आय के साथ ही साथ व्यय का नियोजन भी गृह अर्थव्यवस्था के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। परिवार की आय कितनी भी अधिक क्यों न हो, यदि आय से व्यय अधिक होगा तो समस्त प्रयास के उपरांत भी परिवार की अर्थव्यवस्था संतुलित नहीं रह पाएगी। इस प्रकार कहा जा सकता है कि उत्तम गृह अर्थव्यवस्था के लिए पारिवारिक व्यय का नियोजन भी एक महत्वपूर्ण कारक है। तो बच्चों ये बार बार इसमें आ रहा है, बार बार हम भी बता रहे हैं कि जितनी हमारी आय है हमें उसके अनुसार ही व्यय करना चाहिए। अगर परिवार की आय अधिक है तो और व्यय हम उससे भी अधिक कर रहे हैं तो कितनी ही इनकम क्यों ना हो, हमें फिर भी हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो डगमगा जाती है, वो बिगड़ जाती है। फिर है रहन सहन का पारिवारिक स्तर। गृह अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाले कारकों में परिवार का रहन सहन का स्तर महत्वपूर्ण स्थान रखता है। आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार परिवार के रहन सहन के स्तर को पारिवारिक प्रतिष्ठा का प्रतीक माना जाता है और उसका उत्तम होना आवश्यक है। परंतु यह भी सत्य है कि गृह अर्थव्यवस्था की सफलता हेतु पारिवारिक आय के अनुरूप ही रखा जाए। मतलब जितनी हमारी आय है उसके अनुरूप ही इस व्यवस्था को भी रखा जाए। अपने रहन सहन का स्तर ऊंचा रखना चाहिए, लेकिन उस हिसाब से जिस हिसाब से हमारी आय होती है। यदि आय के अनुपात से अधिक रहन सहन के स्तर को ऊंचा बनाने का प्रयास किया जाता है तो निश्चित रूप से गृह अर्थव्यवस्था बिगड़ जाती है। उदाहरण के लिए 10,000 रुपये मासिक आय वाला परिवार रहन सहन के स्तर को उच्च बनाने के लिए 4-5 हज़ार रुपये प्रति माह किराए का मकान लेगा तथा अन्य दिखावटी खर्चे भी बढ़ा दे तो निश्चित रूप से पारिवारिक अर्थव्यवस्था बिगड़ जाएगी। अतः रहन सहन का स्तर आय के अनुकूल ही निर्धारित किया जाना चाहिए। फिर है हमारा निरंतर होने वाले सामाजिक आर्थिक परिवर्तन। समाज में निरंतर होने वाले सामाजिक आर्थिक परिवर्तन भी परिवार की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करते हैं। फैशन,
नवीन प्रचलन, मनोरंजन के नए नए साधन आदि कारक परिवार के आय व्यय को बढ़ाते हैं। इससे परिवार की अर्थव्यवस्था धीरे धीरे बिगड़ जाती है। यानी जो हमारे फैशन आजकल लगातार चेंज होते रहते हैं, हम उसके अनुसार अपने वस्त्र बनवाते हैं या मेकअप का सामान लाते हैं, तो इन सब चीज़ों से क्या होता है कि खर्च बढ़ जाता है। जब खर्च बढ़ जाता है तो अर्थव्यवस्था हमारी बिगड़ जाती है। जिससे इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कहा जा सकता है कि अर्थव्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए उन्हीं सामाजिक आर्थिक परिवर्तनों को अपनाना चाहिए जो परिवार की आय के अनुकूल। केवल दूसरों की होड़ में या देखा देखी फैशन को नहीं अपनाना चाहिए। हमें अपनी आय के अनुसार ही कार्य करना चाहिए। प्रत्येक सामाजिक परिवर्तन को स्वीकार करने से पूर्व अपनी आय को अवश्य ही ध्यान में रखना चाहिए। फिर है परिवार का आकार। ये बच्चों इम्पोर्टेंट है कि परिवार का आकार हमारे अर्थव्यवस्था के लिए विशेष महत्व रखता है। परिवार के आकार से आशय है परिवार के सदस्यों की संख्या। परिवार के सदस्यों की संख्या भी परिवार की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती है। यदि परिवार की आय सीमित हो तो उस आय पर निर्भर रहने वाले सदस्यों की संख्या अधिक हो तो निश्चित रूप से परिवार के रहन सहन का स्तर निम्न होगा तथा गृह अर्थव्यवस्था संकट में रहेगी। इससे भिन्न यदि किसी परिवार की धनोपार्जन वाले सदस्यों की संख्या अधिक हो और उन पर निर्भर रहने वाले सदस्यों की संख्या कम हो तो निश्चित रूप से परिवार की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ बनी रहेगी। यानी कुल मिला के यही रिजल्ट निकलता है, यही तात्पर्य है इसका कि अगर आय अधिक है और उसमें व्यय कम हो रहा है, उसको व्यय करने वाले संख्या सदस्य कम है, तो संभवतः अर्थव्यवस्था अच्छी होगी। और आय कम है और उसको खर्च करने वाले व्यक्ति अधिक हैं तो अर्थव्यवस्था बिगड़ जाएगी। आधुनिक दृष्टिकोण से छोटा परिवार सुखी परिवार की धारणा को ही उत्तम माना जाता है। फिर है गृह अर्थव्यवस्था के सिद्धांत। प्रत्येक गृहिणी तथा परिवार के अन्य वरिष्ठ सदस्य भी चाहते हैं कि उनकी गृह अर्थव्यवस्था को उत्तम हो और उन्हें किसी भी प्रकार के आर्थिक संकट का सामना न करना पड़े। परिवार की इस इच्छा की पूर्ति के लिए आवश्यक है कि उसकी अर्थव्यवस्था कुछ निश्चित सिद्धांतों पर आधारित हो। उत्तम गृह अर्थव्यवस्था बनाए रखने के लिए निम्नलिखित सिद्धांतों का ध्यान में रखना आवश्यक है। नंबर 1, पारिवारिक लक्ष्यों का निर्धारण का सिद्धांत। परिवार की गृह अर्थव्यवस्था की सफलता के लिए पारिवारिक लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से निर्धारित करना अति आवश्यक है। पारिवारिक लक्ष्यों को 2 भागों में बांटा जा सकता है। कौन कौन से? एक तत्कालिक लक्ष्य और दूसरा दूरगामी लक्ष्य। उदाहरण के लिए परिवार के सदस्यों के लिए भोजन व्यवस्था, कपड़े, औषधि आदि की पूर्ति, ये तत्कालिक लक्ष्य है। मतलब रोटी, कपड़ा, मकान और स्वास्थ्य, ये तत्कालिक व्यवस्था लक्ष्य होता है किसी भी परिवार की। तथा बच्चों के शादी, विवाह, मकान बनाना आदि दूरगामी भावी लक्ष्य हैं। परिवार की अर्थव्यवस्था के संचालन में तत्कालिक लक्ष्यों को प्राथमिकता दी जाती है तथा उनकी प्राप्ति के लिए समुचित व्यय करना चाहिए, परंतु इसकी प्राप्ति के लिए अधिक धन व्यय नहीं कर देना चाहिए कि परिवार के भावी लक्ष्यों का नितांत अभिन्न हो जाए। अतः सिद्धांतिक रूप से परिवार के तत्कालिक और दूरगामी दोनों प्रकार के लक्ष्यों को ध्यान में रखकर ही सूझबूझ से हमें व्यय करना चाहिए। हमें हर तरह से मतलब किसी भी लक्ष्य पर इतना अधिक खर्च नहीं कर देना चाहिए कि हमारी और अन्य ज़रूरतें पूरी ना हो। तो हर चीज़ को ध्यान से मद्देनज़र रखते हुए, अपनी आय का ध्यान रखते हुए उसके अनुसार ही खर्च करना चाहिए। गृह अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाले सिद्धांतों में आय के विश्लेषण का सिद्धांत भी महत्वपूर्ण है।
इसके अनुसार गृह अर्थव्यवस्था के निर्धारण एवं नियोजन के लिए पारिवारिक आय का समुचित विश्लेषण किया जाना चाहिए। इस विश्लेषण के अंतर्गत परिवार की वर्तमान आय का अध्ययन करने के अतिरिक्त भविष्य में संभावित पारिवारिक आय का विचार करना भी आवश्यक होता है। यह विचार कम अवधि और दीर्घ अवधि के संदर्भ में किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए अनेक कर्मचारियों को वर्ष में एक बार बोनस मिलता है। इस तथ्य को ध्यान में रखकर कुछ खर्चों को बोनस मिलने तक टाला जा सकता है। इसी प्रकार प्रत्येक कर्मचारी को अपनी नौकरी से रिटायर होने पर भी एकमुश्त धन प्राप्त होता है। इसको ध्यान में रखकर गृह अर्थव्यवस्था के कुछ प्रावधान रखे जा सकते हैं। इसी प्रकार परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा धनोपार्जन की संभावनाओं को ध्यान में रखकर भी गृह अर्थव्यवस्था को विचार किया जा सकता है। तो बच्चों, जैसे कि कोई व्यक्ति गवर्नमेंट जॉब करता है तो उसके रिटायरमेंट के बाद काफ़ी धन एकत्रित धन मिलता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, ऐसी स्थिति में जो है कुछ खर्चों को जिन्हें हम टाल सकते हैं और जो बड़ा खर्चा है हमें उन्हें उस समय के लिए टाले जा सकते हैं। जैसे हर वर्ष बोनस प्राप्त होता है तो कुछ खर्च हम उस समय के लिए भी टाल सकते हैं जो बहुत आवश्यक नहीं है। विभिन्न योजनाओं से संबंधित सिद्धांत। अर्थव्यवस्था की सफलता के लिए उचित नियोजन आवश्यक होता है। नियोजन के अंतर्गत परिवार की आय एवं आवश्यकताओं आदि को ध्यान में रखते हुए योजनाएं निर्धारित की जानी चाहिए। कुछ योजनाएं अल्पकालिक होती है और कुछ दीर्घकालिक। अल्पकालिक योजनाओं के अंतर्गत वस्त्र, बच्चों की शिक्षा, औषधि आदि सम्मिलित किया जाता है। गृह अर्थव्यवस्था में इन योजनाओं को प्राथमिकता दी जानी चाहिए तथा इनकी पूर्ति के तत्कालिक प्रयास किए जाने चाहिए। दीर्घकालिक योजनाओं में मुख्य रूप से मकान बनवाना, बच्चों की शादी करवाना आदि सम्मिलित होता है। इसमें तत्काल व्यय तो नहीं करना पड़ता, परंतु इन योजनाओं के लिए गृह अर्थव्यवस्था में बचत की समुचित व्यवस्था करनी पड़ती है तथा की गई बचत का समुचित विनियोग आवश्यक होता है। दीर्घकालिक योजनाएं अल्पकालिक योजनाओं की भांति प्रबल तो नहीं होती, परंतु इनकी भी व्यक्ति के जीवन में पर्याप्त महत्व है। जैसे शिक्षा है, औषधि है, वस्त्र है, ये तो अल्पकालिक योजनाएं होती हैं। लेकिन जैसे विवाह करना है, मकान बनवाना है, तो ये चीज़ें दीर्घकालिक होती है, लेकिन ये भी आवश्यक होती हैं, महत्वपूर्ण होती हैं एक व्यक्ति के जीवन में। फिर है भविष्य की सुरक्षा संबंधी सिद्धांत। प्रत्येक विचारशील व्यक्ति अपने और अपने परिवार के सदस्यों के भविष्य के विषय में चिंतित रहता है। कृषि प्रधान समाज में भविष्य की चिंता कम रहती है, परंतु नगरीय व औद्योगिक व्यावसायिक समाजों में भविष्य को सुरक्षित बनाए रखने के लिए प्रयास करने पड़ते हैं। इसके लिए भी गृह अर्थव्यवस्था में कुछ प्रावधान बनाए जाने चाहिए। इसके लिए बीमा योजना, भविष्य निधि योजना, अन्य बचत का प्रावधान। जिस परिवार में भविष्य की सुरक्षा संबंधी योजनाओं का समुचित स्थान नहीं दिया जाता, उसकी गृह अर्थव्यवस्था सदैव उत्तम बनी रहती है। स्थान दिया जाता है तथा उसके सभी सदस्य समृद्धि के मार्ग पर निरंतर अग्रसर होते हैं। यानी जैसे बीमा करना या भविष्य निधि योजना में अपना खाता करना, पैसे जमा करना या अन्य कोई बचत के खाता खोलना, इन माध्यमों से अगर आप भविष्य के लिए कुछ धन बचाकर चलते हैं तो ये इससे जो है परिवार की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ बनी रहती है। अगला है हमारा परिवार के सदस्यों की संतुष्टि का सिद्धांत। गृह अर्थव्यवस्था का नियोजन इस प्रकार से होना चाहिए कि परिवार के सभी सदस्य संतुष्ट हों। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए परिवार के विभिन्न सदस्यों की प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति आवश्यक है। परिवार के सदस्य तभी संतुष्ट रह सकते हैं जब उनकी आवश्यकताएं जो जरूरी हैं वो समय पर पूर्ण हो। उदाहरण के लिए यदि कोई सदस्य सामान्य रूप से बीमार रहता है तो उसके लिए औषधि एवं अनुकूल आहार की आवश्यकता
तथा यदि कोई सदस्य उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहा हो तो उसकी शिक्षा संबंधी आवश्यकताओं को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। परिवार के समस्त सदस्यों की संतुष्टि के सिद्धांत को स्वीकार करके ही परिवार की सुख, शांति और समृद्धि में वृद्धि की जा सकती है। तो बच्चों, आज यहीं तक। इससे आगे हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे। सभी बच्चे इस पाठ को पहले इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे, उसके बाद पाठ को अवश्य ही पढ़ेंगे। धन्यवाद।